नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में उनका तैयारी कर रहे थे। जिन क्रम में आज हम लोग का क्या देखेंगे, झारखंड का इतिहास देखेंगे। और झारखंड के इतिहास में 8 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज जो है सो पार्ट 9 है। तो इनसे पहले जो हमारे वो वीडियो नहीं देखे 8 वीडियो तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख लें या फिर प्लेलिस्ट से जाकर क्या करें देख लें, ताकि झारखंड का जो इतिहास का जो कॉन्सेप्ट है वह आपका विकसित हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रक्सेल वंश पढ़ेंगे। अब शुरू करेंगे रक्सेल वंश। तो आपको पता है कि झारखंड के इतिहास में 3 वंश फेमस है। एक आपका हो गया नागवंश, जो हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़े थे, नागवंश। और इसके बाद जो अभी पढ़ेंगे वो आपका है रक्सेल। क्या है, रक्सेल है। और अभी कुछ ही देर में इसी में हम लोग पढ़ेंगे रक्सेल के बाद वो आपका है सिंह वंश। वैसे अन्य भी और अन्य वंश है, लेकिन झारखंड के इतिहास में ये 3 वंश जो है बहुत ही फेमस है। याद रखेंगे, नागवंश और रक्सेल वंश और सिंह वंश। तो नागवंशी का पूरा डिटेल्स जो था, कैसे स्थापना हुआ, वो सब लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप उन वीडियो को जरूर देखें। आज हम लोग चर्चा करेंगे रक्सेल वंश। तो रक्सेल वंश का यहाँ थोड़ा बहुत परिचय होगा, क्योंकि ये आपका प्राचीन भारत चल रहा है, प्राचीन झारखंड चल रहा है। जैसे मध्यकालीन झारखंड आएगा, इनका कहानी भी वहाँ आपको और देखने को मिलेगा। तो रक्सेल वंश का आधिपत्य कहाँ था? रक्सेल वंश का आधिपत्य जो था वो पलामू में था। आप याद रखेंगे, नागवंशी का जो था वो छोटा नागपुर में था, नागवंशी को जो था वो छोटा नागपुर में था, लेकिन रक्सेल वंश कहाँ पर था? पलामू में था। ठीक है, रक्सेल वंश कहाँ था? पलामू में था। तो ये पलामू कहाँ पे पड़ता था, सब मैप में देखेंगे झारखंड का। ये देखेंगे, ये इलाका जो है इस क्षेत्र में गढ़वा आपको पड़ता है। और गढ़वा पड़ने के जस्ट बगल में, गढ़वा के बगल में आपका है पलामू। ठीक है, गढ़वा जो यूपी को टच करता है। तो मेरा जियोग्राफी का जो पार्ट 1 वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, जिसका क्या कहते हैं मैप पर आधारित है, केवल मैप के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे पलामू है। और इस इलाके में पलामू में जो एक वंश था प्राचीन झारखंड में, झारखंड के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन झारखंड में क्या था, पलामू में जो वंश था उसका नाम था रक्सेल था। लेकिन जैसे ही मध्यकालीन झारखंड की शुरुआत होती है तो वहाँ पे एक नया वंश आता है, जिस वंश का नाम है चेरो वंश। ठीक है, अब समझेंगे। प्राचीन झारखंड में पलामू में जो वंश था उस वंश का नाम क्या था? रक्सेल वंश। लेकिन मध्यकालीन झारखंड में क्या होता है, ये रक्सेलों को हरा देता है। ये चेरो यहाँ पे पहुँचता है, इनसे युद्ध करता है और रक्सेल हार जाते हैं। और उसी के साथ रक्सेल में मतलब पलामू का रक्सेल का अंत हो जाता है और पलामू में एक नया वंश का उदय होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे चेरो वंश। तो चेरो वंश कहाँ? मध्यकालीन झारखंड में। ठीक है, और ये जो रक्सेल आए थे कहाँ से आए थे? रोहतासगढ़ से आए थे। ये भी याद रखेंगे, पलामू में जो रक्सेल आके बसे थे वो रोहतासगढ़ से आए थे। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि अपने आप को राजपूत कौन कहता था? अपने आप को, स्वयं को राजपूत कौन कहता था? और इसमें आपका ऑप्शन जो रहता है यही 3 रहता है, नागवंशी, रक्सेल और सिंह वंश। ठीक है, या फिर चेरो भी आपका ऑप्शन दे सकता है। तो ये अपने आप में जो राजपूत कहते थे वो आपका कौन थे? रक्सेल थे। ठीक है, याद रखेंगे। अब जिस समय पलामू में रक्सेल वंश का शासन चल रहा था, उस समय झारखंड में बहुत प्रकार की जनजातियां थी। आपको पता है कि झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां हैं और रक्सेल जो है अपने आप को जनजाति नहीं मानता, ये राजपूत है। तो उस समय कौन सा जनजाति बहुत ज़्यादा फेमस था? वैसे तो यहाँ बहुत जनजाति, तो पलामू में उस समय जो था ये खरवार। ये भी याद रखेंगे, जिस समय पलामू में रक्सेलों का आधिपत्य था, शासन चल रहा था, उस समय पलामू में खरवार जनजाति बहुत ही प्रसिद्ध थी और इनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा था। जिसका जो खरवारों में जो हेड था, जो फेमस व्यक्ति था, उसका नाम क्या है? प्रताप धवल है। तो ये भी पूछा जाता है कि जिस समय पलामू में रक्सेल वंश का शासन चल रहा था, उस समय ये खरवार का राजा कौन था, या तो कौन सा प्रसिद्ध खरवार थे? तो वो कौन थे?
प्रताप धवल थे। तो यहाँ हमने क्या देखा, केवल रक्सेल वंश का परिचय देखा कि रक्सेल पलामू में था और जो रोहतासगढ़ से आए थे और अपने आप को राजपूत कहते थे, और उस समय वहाँ पर जो था खरवार में जो थे वो प्रताप धवल थे। बाद में जब लोग मध्यकालीन झारखंड पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि चेरों का आगमन होता है और चेरों क्या करते हैं, रक्सेल को हरा देते हैं और पलामू में एक नया वंश का उद्भव होता है जिसे लोग चेरो वंश कहेंगे। बस इसको इतना ही देखेंगे, फिर आगे जब आएगा तो हम लोग कहानी और इसको ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अब हम लोग देखेंगे सिंहभूम के सिंह वंश। सिंहभूम के सिंह वंश, आप मैप में देखिए, ये आपका इलाका जो है, ये इलाका आप थोड़ा सा मैप जरूर देखेंगे। ये इलाका जो यहाँ से यहाँ तक है ये आपका सिंहभूम है, ठीक है, ये आपका सिंहभूम है। हालांकि उस समय पूरा सिंहभूम एक होता था लेकिन नाम अलग अलग होता था। पोरहाट होता था, धालभूम होता था, इस तरह से नाम होता था। तो पूरा सिंहभूम एक था, आज तो दो सिंहभूम हो गया, पूर्वी पश्चिम। तो ये आपका सिंहभूम इलाका है, ठीक है। इधर आपका पूर्वी सिंहभूम हो गया, ये आपका पश्चिम सिंहभूम हो गया। तो सिंहभूम में जो वंश था वो आपका क्या था, सिंह वंश था। और वहाँ पे वो जो सिंह वंश कहाँ पर था सिंहभूम में, सिंहभूम तो बहुत बड़ा इलाका है, सिंहभूम बहुत बड़ा इलाका है। तो पोराहाट, ठीक है, कहीं पे रा की जगह ड भी लिखता है। तो पोराहाट के सिंह जो राजा थे, पोराहाट यहीं पे, ये जस्ट यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये लास्ट का इलाका पोराहाट पड़ता है, ठीक है। तो पोराहाट के जो सिंह राजा थे, ये पूरा सिंहभूम उसी का राजधानी कहलाता था कि पोराहाट। याद रखेंगे पोराहाट कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। तो पोराहाट के जो सिंह राजा थे उसी के अधीन में पूरा सिंहभूम, ये पूरा सिंहभूम था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ऐसा माना जाता है सिंहभूम, देखिए क्या लिखा है कि सिंह वंश के जो उत्तराधिकारी हुए, जैसे कि सिंह वंश में काशीनाथ सिंह, आगे हम लोग पढ़ेंगे, काशीनाथ सिंह है, दर्पनाथ सिंह है, युधिष्ठिर है, ठीक है। तो इसके बारे में लोग, इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो इसका जो उत्तराधिकारी आता है, सिंह वंश का जो उत्तराधिकारी आता है, इनका कहना क्या है कि हो जनजाति, आपको पता है कि हो विद्रोह, थोड़ा सा हो विद्रोह हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हो विद्रोह हुआ था कोल्हान क्षेत्र में, ठीक है, हो विद्रोह हुआ था कोल्हान क्षेत्र में, जिसका दमन किया था रफसेज ने। बहुत ही डिटेल्स आपको विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ का जो जनजातीय विद्रोह है, चाहे धाल विद्रोह है, पहाड़िया विद्रोह है, हो विद्रोह है, संथाल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, कोल विद्रोह है, तमाड़ विद्रोह, जितना भी विद्रोह हुआ है झारखंड में एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तो हो विद्रोह क्या हुआ था, 1820 में हो विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसको दबाया था रफसेज ने। तो हो लोग का निवास कहाँ था, झारखंड में। सब जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो हो लोग का निवास था कोल्हान में, ठीक है, याद रखेंगे। कोल्हान जो कि एक प्रमंडल भी है कोल्हान, तो कोल्हान में हो लोगों का निवास था। और कोल्हान कहाँ पड़ता है, पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे जो हम हो पढ़ रहे हैं, ये हो लोगों का सबसे ज़्यादा अगर झारखंड में कहीं पर हो है तो कोल्हान में, अगर मुंडा कहीं है तो रांची में, ठीक है। तो हो लोग जो थे, ये जो हो लोग थे, सिंहभूम के सिंह राजाओं का क्या कहना है कि हो लोग जब यहाँ पे प्रवेश किया, झारखंड में सब कहीं ना कहीं से आके प्रवेश किया है, ठीक है। तो हो लोग जब यहाँ के आके प्रवेश किया, उससे पहले सिंह वंश क्या था, सिंह वंश की यहाँ पे राज्य चल रहा था, उसका सत्ता स्थापित हो चुका था हो लोग के आने से पहले। ये मानना हमारा नहीं है, ये मानना सिंह वंश का है। ऐसा मानते हैं सिंह वंश के लोग, ऐसा मानते हैं कि हो के आगमन से पहले हम लोगों का शासन यहाँ चल रहा था। लेकिन हो लोग नहीं मानते इस बात को। हो लोग क्या कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि सिंहभूम का नाम जो पड़ा है, हो लोग का कहना है कि सिंहभूम का जो नाम पड़ा है, हमारा देवता सिंहबोंगा। आपको पता होगा जितना भी जनजाति है अधिकतर का देवता सिंहबोंगा है। सिंहबोंगा का तात्पर्य सूर्य से होता है, ठीक है। तो हो लोग का कहना कि हमारा देवता जो सिंहबोंगा है, सिंहबोंगा, सिंह वही है सिंह, तो सिंहबोंगा के नाम पर सिंहभूम इसका नाम पड़ा है। अब दोनों का अपना अपना मानना है, तो बस एक इसको ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब देखेंगे तो सिंहभूम के जो सिंहवंशी थे, सिंहभूम के जो सिंहवंश थे वो क्या थे, राजवंश वही हुआ, राठौड़ राजपूत थे, क्योंकि सब राजपूत थे तो राठौड़ थे। अब राठौड़ कहाँ से आए थे, जो यहाँ पे सिंह वंश थे, ये कहाँ से आए थे, ये पश्चिम भारत से आए थे। पश्चिम भारत कहने का मतलब, यह ध्यान देखेंगे, पश्चिम भारत, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। तो ये जो राजस्थान के इलाका है, आपको पता होगा इधर केवल राजपूत ही था। जब मुस्लिमों का आगमन हुआ था झारखंड में, भारत में 712 में जब मुस्लिमों का आगमन हुआ तो ये पूरा राजपूत का इलाका था, ये राजपूत का इलाका था, और ये यहाँ कन्नौज जो यहाँ राजपूत का इलाका था। तो ये जो है ये 3-4 जगह राजपूत का इलाका था, ठीक है। और यही सब राजपूत जो है झारखंड में आके क्या किए थे,
बसे थे। तो सिंहभूम के जो सिंह वंश है वो राठौड़ है, क्योंकि राजपूत भी अलग अलग होता है, राजपूत भी अलग होता है, राठौड़ होता है, चौहान होता है, अलग अलग होता है। तो हमारे झारखंड में जो राजपूत है वो राठौड़ है, वहाँ कहाँ वो सिंहभूम का, ठीक है, जो कि पश्चिम भारत से आए थे। और कब आए थे? 8वीं शताब्दी के करीब में आए थे। हालांकि जब लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे, ये भारत में, वहाँ और डिटेल से पढ़ेंगे, कहानी को जोड़ के ही पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट का समझ में आ सकेगा। देखिए, तो सिंह वंश के बारे में आपने परिचय देखा कि कहाँ से आए हैं, ये आपने परिचय देखा और इसका क्या कहानी है और ये कौन थे। अब सिंह वंश जो यहाँ पे आए थे, इसका 2 शाखा था, 2 ब्रांच था। सिंह वंश के 2 ब्रांच था, एक शाखा 1 और एक शाखा 2, यानी ब्रांच 1 और ब्रांच 2, इसकी 2 शाखा थी। तो पहला जो शाखा था जो 8वीं शताब्दी में आया था, तो काशीनाथ सिंह। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिंह वंश की पहली शाखा का स्थापना किसने किया था, तो आपका होगा क्या? काशीनाथ सिंह। इसके बाद सिंह वंश के दूसरी शाखा का स्थापना किसने किया, आता है एग्जाम में, तो इसका आंसर आपका होगा दर्प नारायण सिंह, जो कि 1205 में दूसरा शाखा यहाँ पे स्थापित हुआ था। तो पहला शाखा काशीनाथ सिंह और दूसरा शाखा दर्प नारायण सिंह। और ऐसा भी कहा जाता है जो काशीनाथ सिंह थे उसके 52 पीढ़ियों ने यहाँ पर क्या किया है? शासन किया है, ये ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी है, जिसके उत्तराधिकारी है, जब मध्यकालीन झारखंड में यहाँ पे मुगलों का और अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी इनके राजाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जोड़ के पढ़ेंगे। एक छोटा सा आपको बता दें, क्वेश्चन आता है, जगन्नाथ सिंह जो थे ये सिंह वंश के 13वां राजा थे। अब बोलेगा इनके पहले के राजा का आप नहीं बताएं, तो लोग पढ़ेंगे आगे, कहानी में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं, ये परिचय आपका है, ठीक है। तो ये सिंह वंश के जो 13वां राजा थे वो जगन्नाथ सिंह थे। और जगन्नाथ सिंह एक क्या कहते हैं, बहुत ही एरिस्टोक्रेसी, दैट मीन्स तानाशाह, अत्याचारी बहुत ज़्यादा थे। और आपको पता है कि सिंहभूम के इलाका में भूइयाँ लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ के भूइयाँ लोगों ने क्या किया था? जगन्नाथ सिंह के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था, ठीक है। जगन्नाथ सिंह के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंहभूम में किस राजा के समय भूइयाँ लोगों ने विद्रोह किया था, तो वो कौन था? जगन्नाथ सिंह। तो परिचय के तौर पर हमने क्या देखा? रक्सेल वंश देखा, जहाँ पर बाद में चिरवंश भी आएगा। सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में देखा, और इसका जो शाखा 1 था, शाखा 2 था, वो देखा। और इनसे संबंधित और भी जो बातें हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आपका फेमस 3 हो गया। नागवंशी इसके पहले पढ़ चुके थे, रक्सेल अभी पढ़े और सिंहभूम भी अभी पढ़े। इनके अलावा झारखंड में कुछ और भी वंश था, वो क्या था? मानभूम के मानवंश। ये उतना फेमस नहीं था लेकिन ये भी वंश था। तो मानभूम के मानवंश। अब ये भी सवाल उठता है, ये देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि जब आप कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे ना तो एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए समझेंगे कि मानभूम, धालभूम, ये सब इलाका कहाँ पड़ता है, ठीक है। एक धालभूम भी आता है, धालभूम, जहाँ पे धाल वंश था, वो हम लोग आधुनिक झारखंड में पढ़ेंगे, जो कि धाल वंश जो धोबी लोगों का था वो भी पढ़ेंगे। तो धालभूम क्या कहते हैं, फिर मानभूम और सिंहभूम। तो सिंहभूम तो आपको समझ में आ रहा है, पश्चिम सिंहभूम, पूर्व सिंहभूम, लेकिन ये धालभूम और मानभूम कहाँ है? तो धालभूम जो है सिंहभूम के जस्ट बगल में, ये आपका पोराहाट है और पोराहाट के जस्ट बगल में ही है, यानी सिंहभूम में ही है धालभूम, ठीक है, याद रखेंगे। और मानभूम कहाँ पर है? जो आपका हजारीबाग, गोविंदपुर, धनबाद का इलाका पड़ता है, इसी का नाम था उस समय मानभूम। आज हजारीबाग, धनबाद और गोविंदपुर का जो इलाका पड़ता है उसी को उस समय क्या कहा जाता था? मानभूम कहा जाता था। और मानभूम में एक वंश था जिसको लोग क्या कहते हैं? मानवंश। और मानवंश के जो मानवंश था, और गोविंदपुर, तो गोविंदपुर हम बताएं कि मानवंश कहाँ पर था? मानभूम उसी को कहते हैं। गोविंदपुर, धनबाद, हजारीबाग जो पूरा इलाका था उसी को कहते हैं मानभूम। तो गोविंदपुर का एक कवि था जिसका नाम है गंगाधर, और इसने क्या किया था? उसका जो शिलालेख है गोविंदपुर से ही मिला था। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कवि गंगाधर का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कवि गंगाधर का जो शिलालेख है उसी के द्वारा रचित था, ये गोविंदपुर से प्राप्त हुआ है। तो ये अपने मानवंश के बारे में पढ़ा। इसके अलावा रामगढ़ राज्य के बारे में एक ऐसा सवाल आता है कि झारखंड में जब अंग्रेज का आगमन हुआ
आपको पता है कि 1765 में जब दीवानी अधिकार मिला था, इसके 2 साल के बाद 1767 में 65 में दीवानी अधिकार मिल गया 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। दीवानी अधिकार जब मिल गया तो 1767 में अंग्रेज़ों का आगमन होता है, और अंग्रेज़ का जब आगमन होता है तो सब अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला अगर कोई था तो वह रामगढ़ राज्य था। तो यह भी एग्जाम में आया हुआ है कि अंग्रेज़ों को झारखंड में सर्वाधिक सामना किससे करना पड़ा। अंग्रेज़ों को झारखंड में सर्वाधिक सामना किससे करना पड़ा, तो वो क्या है, रामगढ़ राज्य आंसर होता है। याद रखेंगे रामगढ़ राज्य। तो रामगढ़ राज्य का स्थापना किसने किया और कब किया, ये फिक्स क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और फिक्स क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो रामगढ़ राज्य का स्थापना 1368 में, जाओ बिल्कुल है तो हूँ देखिए पूरी ज़बरदस्ती, लेकिन कहाँ लेते हैं। तो अभी हमने देखा रामगढ़ राज्य का स्थापना 1368 में किसने किया, बागदेव सिंह ने किया। अब ये बागदेव सिंह और ये सिंहदेव सिंह दोनों भाई थे, ठीक है। बागदेव सिंह और ये सिंहदेव जो थे दोनों भाई थे, और इनका मतभेद हो गया नागवंशी से। आपको पहले बताया ये सब लगातार लगभग एक ही समय का है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में। जैसे कि हम नागवंशी की बात करें तो छोटा नागपुर में, रक्सेल की बात करें तो पलामू में, सिंह वंश की बात करें तो सिंहभूम में, और इसी तरह से अगर हम रामगढ़ राज्य की बात करें तो रामगढ़ में। तो हर मतलब अलग अलग वंश अलग अलग क्षेत्र में था, टाइम पीरियड लगभग समान है। तो ये जो बागदेव और सिंहदेव जो थे दोनों भाई थे, और इनका विवाद हो जाता नागवंशी से। ये वही नागवंशी है जिसका स्थापना प्रथम शताब्दी में फनी मुकुट राय ने किया था, और उनका शासन आधुनिक समय तक चला था, काफ़ी समय तक चला था। तो जब नागवंशियों से मतभेद हो गया तो ये चले गए कर्णपुरा चले गए, ठीक है। और कर्णपुरा जाने के बाद जो वहाँ के स्थानीय राजा थे, आपको पता कि सूबेदार की तरह जो छोटे मोटे स्थानीय राजा होते थे, उनको हरा के कर्णपुरा पर अधिकार कर लिए। तो कर्णपुर ये इस कौन, बागदेव ने। इसके बाद इसने अपना पहला राजधानी बनाया सिसिया। तो रामगढ़ राज्य की पहला राजधानी कहाँ पर था, सिसिया था, याद रखेंगे। रामगढ़ राज्य की पहला राजधानी कहाँ पर था, सिसिया था। और सिसिया से इसका बाद राजधानी इसका जाता है उर्दा जाता है। तो ये राजधानी क्रम में याद रखेंगे कौन ले गया और कहाँ पे ले गया और किसने ले गया, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल आप याद रखें कि सिसिया के बाद राजधानी कहाँ पर गया था, उर्दा गया था, ठीक है। और उर्दा के बाद गया था बादाम। तो उर्दा से बादाम कौन ले गया, उर्दा से बादाम ले गया था हेमंत सिंह, ठीक है। उर्दा से जो बादाम ले गया है वो किसने दिया था, किसने ले गया था, हेमंत सिंह ले गए थे। और फिर बादाम से जो रामगढ़ ले गया था पुनः, तो रामगढ़ जो ले गया वो ले गया था आपका दलेल सिंह। कौन ले गया, दलेल सिंह। तो ये सब रामगढ़ राज्य के राजा थे। तो इनको आप याद रखेंगे, हेमंत ने कहाँ ले गया, बादाम ले गया। हेमंत ने कहाँ ले गया, बादाम ले गया। और दलेल ने क्या किया, दलाली करके फिर रामगढ़ ले आया, ठीक है। तो रामगढ़ इसका मतलब राजधानी हुआ। इसके बाद जो तेज सिंह थे, तेज सिंह थे इसी में, जैसे कि रामगढ़ राज्य में जो तेज सिंह थे वो अपना शासन इचाक से चला रहे थे। इचाक आपका हजारीबाग क्षेत्र में पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि रामगढ़ राज्य में, आया हुआ क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य में ये तेज सिंह ने अपना शासन का संचालन कहाँ से कर रहे थे, तो अपना शासन का संचालन इचाक से कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, रामगढ़ राज्य में ये 1880 तक, आपको पता है कि 1368 में इस वंश का स्थापना होता है, और 1880 तक आते आते रामगढ़ राज्य की जो संचालन था इसके बागदेव के वंशज में, ये किसी अन्य वंश में चला जाता है। रामगढ़ राज्य का अधिकार कोई एक अन्य वंश चला जाता है, जिनका वंश तो उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन व्यक्ति का नाम बहुत प्रचलित है, जिसका नाम है ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ब्रह्मदेव नारायण सिंह। तो रामगढ़ राज्य का मतलब जो राज्य था एक किसी नया वंश में गया था, अन्य वंश में, और उस वंश का राजा था ब्रह्मदेव नारायण सिंह, 1880 में गया था। और ये क्या किया, राजधानी जो है अपना राजधानी ये हटा के रामगढ़ से ले गए थे पदमा।
जिस पद्मा के बारे में पढ़ रहे थे। अपना राजधानी कहाँ ले गए थे? रामगढ़ से पद्मा। देखिए अब रामगढ़ से इचाक राजधानी गया था, दरअसल उस समय राजधानी चेंज हुआ नहीं था। जो तेज सिंह थे वो अपना संचालन इचाक से कर रहे थे, इसीलिए राजधानी के कारण में ऐसा मान लेते हैं कि रामगढ़ के बाद इचाक चला गया, क्योंकि तेज सिंह इचाक से कर रहे थे। इसके बाद वैसे था राजधानी वहीं पे, लेकिन वो इचाक से संचालन कर रहे थे, इसलिए सीरीज में लिख दिया जाता है क्रम में, ठीक है। और रामगढ़ से जो पद्मा ले गए थे वो कौन थे? ब्रह्मदेव नारायण सिंह। और इस वंश रामगढ़ राज्य में जो अंतिम राजा आता है वो है कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या नारायण सिंह के बाद और भी कुछ एक दो राजा आते हैं, लेकिन वो उतना फेमस नहीं होते। कामाख्या नारायण सिंह 1937 में इस वंश में फेमस और अंतिम एक राजा होता है, ठीक है। तो कामाख्या नारायण सिंह के बाद क्या होता है? रामगढ़ राज्य पूरी तरह से पतन की ओर होता है, और पतन लगभग हो जाता है। और देश आज़ाद होने के बाद एक कानून बनता है, बिहार राज्य भूमि सुधार कानून, ठीक है। और उस कानून के तहत 26 जनवरी 1955 को रामगढ़ राज्य जो है सो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो आज हम लोग क्या देखे? रक्सेल वंश देखे, सिंहभूम के सिंह वंश देखे, और साथ में सिंह वंश के पहला शाखा और दूसरा शाखा। इसके बाद अन्य राज्य में देखे, मान वंश देखे, और रामगढ़ राज्य के बारे में देखे। एक बात आपको बता देगी, जो हम गोविंदपुर बता रहे थे मानभूम का, तो ये गोविंदपुर आपका जो है ये धनबाद का है। ये गोविंदपुर कहाँ पर है? धनबाद का, क्योंकि जमशेदपुर के पास भी ये गोविंदपुर पड़ता है, लेकिन वो नहीं है। ये गोविंदपुर धनबाद जिला में जो पड़ता है ये वो गोविंदपुर है। तो ये आपने ये अच्छी तरह से मतलब इस वंश के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।